नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। वर्तमान में एक अफ्रीकी देश ऐसा है जिसने पब्लिकली दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है, ये कहते हुए कि यदि किसी ने रूस पर हमला करने का प्रयास किया तो उसे अफ्रीका पर हमला कंसीडर किया जाएगा। हालांकि अफ्रीका ने अपने उसको आधिकारिक रूप से कोई प्रवक्ता नहीं बना रखा है। अफ्रीका में 50 से अधिक देश हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ये बोलता है कि अगर किसी ने रूस पर हमला करने की कोशिश की तो उसे अफ्रीका पर हमला किया माना जाएगा। अब कौन आ गया ऐसा देश? तो मैंने जैसा आपसे कहा कि युगांडा नाम से एक देश है। अफ्रीका के अंदर कहाँ है मैप पर भी आपको उसे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि उस देश ने अपनी तरफ दुनिया का ही नहीं, हर उस व्यक्ति का जो कि मानवता का दुश्मन समझा गया, उसके लिए वो रेफरेंस है। चर्चा करेंगे एक ऐसे आदमी की जो इस देश से आता था, मानवता का दुश्मन, वो इस देश से बिलोंग करता था। एक ऐसा तानाशाह जिसने अपनी क्रूरतम घटनाओं के लिए दुनिया में अपना नाम, जिसको कहिए बदनामी में नाम कमाया। चर्चा करेंगे। तो साथियों, युगांडा के बारे में फिलहाल जो चर्चा हो रही है वो कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ के एक सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि यदि कोई भी से मतलब चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई रशिया के खिलाफ कोई भी कंट्री खड़ा होगा, हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अब सवाल बनता है कि साहब ऐसी बातें क्यों आई? अटैक ऑन रशिया, मैं आपको ये वो दिखाता हूँ, लेकिन ये देखिए यहाँ पर है मुहोजी, कुछ नाम है इसका, पढ़ लीजिएगा जो भी है। प्रेसिडेंट पुतिन डज नॉट हैव टू थ्रेटन न्यूक्लियर वॉर। किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियर वॉर वगैरह की आप चिंता मत करिए। वी हियर हिम, एन अटैक ऑन रशिया इज एन अटैक ऑन अफ्रीका। अब ये बात क्यों आई, कहाँ से आई, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। किस देश से आई है ये मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको एक चेहरा दिखाना चाहता हूँ। शायद आप ये चेहरा देख रहे हों। ये जो इंसान के रूप में दानव जैसा व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति का नाम है इदी अमीन। ये इदी अमीन का देश है जहां के सेना के सर्वोच्च नेता ने ये वाली बात बोली है। अब आप पूछेंगे ये इदी अमीन कौन है? मानव के रूप में राक्षस। मैं जब ये शब्द बोल रहा हूं तो इसका मतलब भी होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? फिलहाल के लिए इतना सा जान लीजिए, ये वो आदमी है जो मानव का गोश्त खाया करता था। इसके बहुत सारे इंटरव्यूज है, बहुत सारी बातें मार्केट में ऐसी अवेलेबल हैं जिसमें ये रेफरेंस देते हुए पाया गया है, कहता हुआ पाया गया है कि मैं मानव का गोश्त खाता हूँ। 6.5 फीट के आसपास, या लंबा 6 फुट 4 इंच के आसपास, 135 किलो का तानाशाह था ये, जो इस देश से बिलोंग किया करता था। इसकी घटनाएं कभी किसी और सेशन के अंदर चर्चा में लाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस देश ने ये बात निकाली है। इस बात को पहले समझिए और इस बात को भी समझने का प्रयास करिए कि इस देश ने दुनिया को कितना संकट पहले दिया है। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक डॉट जितना देश दिखाई दे रहा है आपको, जो कि इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल अड़ा हुआ देश दिखाई दे रहा है। इस देश का नाम है युगांडा। युगांडा को अगर मैं आपको थोड़ा और अफ्रीका का मैप जूम करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लेक विक्टोरिया के साथ ये कनेक्टेड है। इसकी राजधानी है कंपाला। इसके अंदर एम्बेबे करके एक जगह है जो कि अपन ने पहले भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं डिस्कशन में पढ़ी होगी। इक्वेटर इसी के अंदर से होकर के गुजरती है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, समुद्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक जिसका नाम है लेक विक्टोरिया, ये उसके साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, इसी लेक पर इसकी राजधानी जिसका नाम है कैंपाला वो स्थित है। इसको अगर मैं अफ्रीकी मैप के अंदर और ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ दिखाऊं तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैप ये आपको दिखाई दे जाएगा। नाइल रिवर के साथ आपको इसकी कनेक्टिविटी दिख जाएगी। नाइल रिवर इसी के अंदर से होती हुई गुजर रही है। केन्या इसका पड़ोसी है। साउथ सुडान, रवांडा आदि इसके अन्य सहयोगी देश हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो शायद आप उन सब चीज़ों को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएं। लोकेशन इसलिए जान लेना जरूरी है क्योंकि इस देश की चर्चाएं आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। फिलहाल के लिए मैंने आपको ये देश दिखाया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अफ्रीकी देश के अंदर जो सेना के सैन्य कमांडर हैं उनका नाम है कमांडर मुहुजी कैनुरुगावा। इनकी बात जो है वो मायने क्यों रख रही है वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि इनके फादर ही इस समय राष्ट्रपति हैं। कहां पर? युगांडा के अंदर। राष्ट्रपति मुसेवेनी, ये है राष्ट्रपति मुसेवेनी, जो कि इस समय पर राष्ट्रपति हैं। और उनके बेटे का ये जो बयान है ये मायने रखता है। मायने इसलिए रखता है क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर किसी भी प्रकार से रूस पर हमला हुआ तो वह हम पर हमला कंसीडर किया जाएगा। ठीक है साहब। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, रूस के प्रति इतनी वफादारी का कारण क्या है? कारण जान लीजिए। ऑलमोस्ट पूरा अफ्रीका,
ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, कोई 2-4 लोग छूट जाए तो बात नहीं है, ऑलमोस्ट पूरा अफ्रीका इंपोर्ट करता है ग्रेन्स का। और उनमें मेजर इंपोर्ट जो ग्रेन किया जाता है वो या तो रशिया या फिर यूक्रेन से किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं युगांडा की ही अगर बात करूं तो युगांडा ऑलमोस्ट 75% अपना जो खाने का अनाज है वो रशिया से मंगाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रशियन फेडरेशन और यूक्रेन, जो ब्लू लाइंस हैं वो यूक्रेन को दर्शाती हैं और जो रेड लाइंस हैं वो रशिया को दर्शाती हैं। यहाँ पर जो आप देश देख रहे हैं ये लगभग सारे देश इसके अंदर अफ्रीका के हैं जो गेहूं इंपोर्ट करके खाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गया, जिसका खाया दाना पानी उसी का नाम लेंगे भाई ये लोग। तो ऐसी स्थिति में युगांडा के द्वारा ये नाम लिया जाना समझ में आता है। दूसरी बड़ी वफादारी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। असल में क्या है, जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इस दौरान जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए जो सर्गेई लेवरोव हैं, सर्गेई लेवरोव कौन है, जो रशिया के इस समय विदेश मंत्री हैं, उन्होंने दुनिया भर की यात्राएं करी। उन दुनिया भर की यात्राओं में इनके द्वारा यात्रा युगांडा की भी की गई थी। और युगांडा की जब इन्होंने यात्रा की थी तब इन्होंने एक प्रकार से युगांडा से अपने पक्ष में समर्थन मांगा था। ये बात है जुलाई के आखिर की, यानी आज से लगभग 1.5 महीने पहले की। जब ये अपनी तरफ से इस यात्रा पर गए थे तो इन्होंने यहाँ पर यह आश्वासन प्राप्त किया था कि आपके साथ हम पूरे समय खड़े रहेंगे क्योंकि आपने कोई भी गलती नहीं की है। ये वो राष्ट्रपति हैं, इनके साथ में सर्गेई लेवरोव हैं। सर्गेई लेवरोव को इन्होंने आश्वासन दिया चूंकि आपने कोई गलती नहीं की है, ऐसी स्थिति में हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। अच्छा साहब, अब ऐसा तो है नहीं, कोई ना कोई और लालच भी होगा। तो चलिए मैं आपको और लालच की तरफ लेके चलता हूं। अगर आप अफ्रीका को अच्छे से नोटिस करते हैं तो इस समय अफ्रीका के अंदर लगभग आधा अफ्रीका, या फिर ये कहिए कि अफ्रीका के अंदर जितने वेपन आए हैं उसमें से आधे वेपन रशिया से आए हुए हैं। आप जरा यहां पर इस चार्ट को देखकर अंदाजा लगाएं, रशिया ऑलमोस्ट आधे वेपन सप्लाई करता है, उसके बाद फ्रांस आता है, फिर यूएसए आता है, फिर चाइना आता है। इंडिया के केस में भी यही है, सबसे ज़्यादा रशियन वेपन, नंबर 2 पर फ्रांसीसी वेपन, नंबर 3 पर यूएसए से आए हुए वेपन हमारे पास होते हैं। अफ्रीका के अंदर भी सेम यही चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है। अब जैसे ही लेवरोव यहाँ से निकल कर जाते हैं, अमेरिका वाले कहते हैं कि यार युगांडा तो अब प्रभाव में आ जाएगा अफ्रीका के, उसके लेवरोव के यानी रशिया के। तो इधर की तरफ से निकलता है अमेरिका और वो जाता है युगांडा, और वहाँ जाकर के यूएस डिप्लोमेट जो है वो युगांडा पहुँचते हैं 1 हफ्ते बाद ही, जब लेवरोव वहाँ से निकल जाते हैं। ये जाकर के इनसे कहते हैं कि आप हमारे पक्ष में रहिएगा। तो अमेरिका से जब यूएस यहाँ जाता है तो अफ्रीका जो है वो यहाँ पर क्या होता है, अफ्रीका कैन बाय रशियन ग्रेन बट रिस्क एक्शंस ऑन ऑयल। याद रखिएगा, आपको अनाज खरीदना है तो खरीद लीजिए, लेकिन अगर तेल वेल के बारे में विचार किया तो किसी ना किसी प्रकार का रिस्क आप लोगों को हो सकता है। अमेरिका इसको धमका देता है। किस समय की बात है, जिस समय पर लेवरोव निकल कर ही गए हैं। यूएस ने इनको युगांडा को चेतावनी दी कि आप किसी भी प्रकार से रशिया से तेल नहीं मंगाएंगे। कोई बात नहीं। अब आपके दिमाग में स्वतः ही ये प्रश्न तो बनना लग गया होगा कि हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब दो बड़े देश कौन कौन से, एक तरफ बैठा हुआ है अमेरिका, एक तरफ बैठा हुआ है रशिया, दो बड़े देश एक छोटे से देश को इतनी वैल्यू दे रहे हैं। आपको मालूम है सर्गेई लेवरोव ही इंडिया आए थे, इंडिया का मतलब वो लेने के लिए, समर्थन लेने के लिए युद्ध के काल में, या फिर ये कहिए कि रूपी रूबल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आए थे। लेकिन वही व्यक्ति युगांडा भी गया है, आप इससे अंदाजा लगाइए। और तो और उनके जाने के बाद में अगले ही 7 दिन के अंदर अमेरिका वाले अपना प्रतिनिधि भेज दे रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो है ना इस देश में, कुछ है क्या वो भगवान को ही पता है। लेकिन इतनी वैल्यू इसको मिलती है, या तो ये मान लीजिए कि ये तानाशाही का एक्सट्रीम रह चुका है। ये जो मैंने अदी अमीनी आपको बताया ना, ये वो व्यक्ति है जिसको कि मतलब ये कहा जाता है कि ये लाशों के साथ सोया करता था। ये वो व्यक्ति है, इसके बारे में ये तक कहा जाता है इसकी 6 बीवियां थी, उनमें से एक बीवी पर शक था तो उसने अपनी बीवी को मारकर उसका, मैं बोलूँगा आपका मूड खराब हो जाएगा, मतलब गंदा आदमी था ये। मतलब मैं खुद बहुत पढ़ते समय इसके बारे में मूड खराब हो गया था। ठीक है, मैं जिस तरह से आपके मन में क्यूरोसिटी जग रही है ना कि यार युगांडा इतनी वैल्यू क्यों रखता है, मेरे दिमाग में भी वैल्यू जगी कि यार ये इतना अखबारों में छाया हुआ क्यों है कि युगांडा ने ये लाइन बोली है। फिर जब मैं पढ़ने लगा तब समझ में आया यार अमेरिका रशिया इतना भाव दे रहे हैं इसको, तो फिर तो अपन को पढ़ना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो होगा। फिर मैं खोजने निकालने लग रहा था कि इसके अंदर क्या है ऐसा, तो पता चला कि भाई साहब ये विक्टोरिया जो वहाँ की पानी की लेक है ना, जो नील नदी का जल का स्रोत है, ये वहाँ पर बैठा हुआ है उसके मुहाने पर। इसके पास में मिनरल्स बहुत हैं, मिनरल्स को निकालने के लिए पैसा नहीं है बस। इसके हालात ये थे, अभी आएंगे थोड़ा और बताऊंगा आगे चल के। तो यहाँ पर ये बात है कि अब युगांडा जो है ना वो आगे क्या चाहता है वो जानिए। असल में युगांडा चाहता है रशिया से न्यूक्लियर एनर्जी, कि इसे नाभिकीय ऊर्जा मिले,
और रशिया से नाभिकीय ऊर्जा मिल जाएगी, इसका उसे आश्वासन मिला हुआ है। यही कारण है कि वो रशिया के समर्थन में खड़ा है और अमेरिका के विरोध में खड़ा हुआ है। इसी कारण से जब ये युद्ध चल रहा है, उसी दौरान युगांडा के राष्ट्रपति ने रशिया से कहा है कि आप हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को विकसित करने में हमारी मदद करो। फिर आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही इसकी वजह से दिक्कतें आना शुरू होंगी। अब आते हैं हम उस व्यक्ति के ऊपर जिसके कारण आपको युगांडा जानना चाहिए। कहते हैं कुछ देश होते हैं जो कि अपने लोगों के कारण जाने जाते हैं, उनमें से ये व्यक्ति है जिसका नाम है ईदी अमीन। ईदी अमीन अब युगांडा का वो राष्ट्रपति रहा हुआ है, तीसरे नंबर का राष्ट्रपति रहा हुआ है। 1971 से लेकर 79 के बीच में ये व्यक्ति यहाँ का राष्ट्रपति रहा, तानाशाह राष्ट्रपति रहा। मैं आपसे केवल इतना कहूँगा कि आप केवल गूगल पर ईदी अमीन डाल करके इसके बारे में चीज़ें पढ़ लेना। युगांडा के इसके किस्से बहुत ज़्यादा भयानक हैं। इस तरह से भयानक हैं कि इसने एक बार ये आदेश दिया कि मुझे सपना आया है, अल्लाह का मैसेज है कि जितने भी एशियाई मूल के लोग यहाँ रहते हैं युगांडा, उन्हें रातों रात यहाँ से भगा दिया जाना चाहिए। 90 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। लगभग 60,000 से अधिक एशियाइयों को 90 दिन के भीतर भीतर युगांडा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उनमें से बहुत सी ये भारतीय मूल के थे, बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे। खुद जो 1962 के अंदर ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ, उनको सपने ये आ रहे हैं कि यहाँ से ब्रिटिश इनको चले जाना चाहिए, एशियाई मूल के लोगों को, नहीं तो बड़ी संख्या में कत्लेआम होगा। जो बच गए उनका कत्लेआम भी हुआ। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही खतरनाक जगहों में से एक है ये। इसके कारण से युगांडा मैंने जाना, आपने जिस तरह से जानना है गूगल करके जान लीजिएगा। फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, साथियों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करें। अनअकैडमी पर आप मुझसे कनेक्ट रह करके पढ़ सकते हैं। अंकित 10 रेफरल कोड यूज़ करने से आपको 10% के डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा प्लान किया गया कोर्स 30 तारीख तक 20% डिस्काउंट के साथ ऑफर किया जा रहा है, प्लस और आइकॉनिक दोनों के अंदर। नए बैचेस 29 तारीख से शुरू हो रहे हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। 0% इंटरेस्ट रेट के साथ हमको हमारी क्लासेस प्राप्त हो जाएंगी। हमारी सहायता सूत्र है 7878158882, आप उस पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।